अस्सलाम वालेकुम everyone। आवाज आ रही है बेटा मेरे आप लोगों को? ठीक हो गया। अच्छा, फॉर ऑल ऑफ दोज हु आर फ्रॉम सऊदीया, ईद मुबारक है आप लोगों को, और माजरत दूसरी मरतबा आपको तुम करने के लिए। चले यार, शुरू करते हैं। हमारे आज के लेसन के अंदर हम बात करेंगे जरा सेक्शन थर्मल्स के ऊपर, और थर्मल्स के बाद इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। अच्छा, अब देखिए, पेज नंबर 77 से शुरू होता है हमारा थर्मल्स का सेक्शन। एजीबी का ये एक अच्छा क्रूशियल सेक्शन है। इसमें दो तीन चीजें हैं अमूमन जो एग्जामिनर पूछ रहा होता है आपसे, मोर। एक है रेट ऑफ इवेपोरेशन का कॉन्सेप्ट, और दूसरा है रेट ऑफ कूलिंग, कि अगर आप किसी सब्सटेंस को कूल होने के लिए छोड़ देते हैं तो किस तरीके से उसका रेट डिपेंड करता है, हाउ क्विकली विल एक्चुअली इट्स टेम्परेचर फॉल डाउन। अब यहाँ पे पहले जरा इवेपोरेशन को लेते हुए बात कर लेते हैं, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले चीज में देखो, अगर आप बात करते हो इवेपोरेशन के हवाले से, तो वी नो व्हाट इवेपोरेशन इज, ना, स्केपिंग ऑफ द मोर एनर्जेटिक मॉलिक्यूल्स on the surface of liquid. We have an idea about that. There are a few factors which actually affect the rate of evaporation. All the factors are temperature, pressure, surface area, humidity, wind. जानना क्या करता है अमूमन, ये जो दो हाईलाइटेड फैक्टर्स, वो इनका इफेक्ट जानना चाहता है ऑन द रेट ऑफ इवेपोरेशन, हाउ क्विकली will a liquid evaporate if I change the temperature or wind or surface area। वो ये देखना चाहता है। To calculate the rate of evaporation, आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो मास लॉस्ट ओवर टाइम टेकिंग, कि भाई कितना मास लूज हुआ और कितनी देर में लूज हुआ। आप क्या कर सकते हो, आप एक बीकर के अंदर एक लिक्विड फिल करो, स्टॉप वॉच स्टार्ट करो, उसे इवेपोरेट होने दो, और एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद उसको स्टॉप करो। सही, एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद उसको स्टॉप करो। उस वक्त देखोगे भाई पहले कितना मास था और अब कितना मास। जो डिफरेंस होगा वो आपका मास लॉस्ट होगा, और इसे कितना टाइम लगा, दैट विल बी पुट ओवर हियर फॉर द सेक ऑफ फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। यहां से आप रेट ऑफ इवेपोरेशन निकाल सकते। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये हो सकता है पेपर में ना गिवन हो कभी किसी सिचुएशन में, दिया भी जा सकता है, 90% चांसेस दे दे, 10% ये है कि आप खुद भी आना चाहिए। इवेपोरेशन के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि स्टूडेंट को थर्मोमीटर्स के बारे में कुछ बेसिक बातें। अच्छा, कुछ चीजें इसमें ऐसी है थर्मोमीटर्स के लिहाज से जो पहले ओ लेवल्स में हुआ करती थी और आईजी में हुआ करती थी, पर अब नहीं। एक चीज थर्मोमीटर के बारे में जो हमें पता होनी चाहिए वो है उसकी रेंज। रेंज क्या है? रेंज कहते हैं द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट अ थर्मोमीटर कैन मेजर। पता है जो लैब के अंदर थर्मोमीटर्स यूज करते हैं, वी कॉल देम द लेबोरेटरी थर्मोमीटर्स, उनकी रेंज -10 से शुरू होती है और 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। ये रेंज है हमारे टेम्परेचर, इस दरमियान में सारी मेजरमेंट्स। और ऑब्वियस रीजन यार, एटलीस्ट आइस का मेल्टिंग पॉइंट और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट तो मेजर हो थर्मोमीटर। लैब में बंदा ये तो करता है कि
इसी तरह जो फैक्टर्स हैं जिनसे रेंज बढ़ाई जा सकती है, इनको पढ़ने की नीड नहीं है, जब तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, ना ओ लेवल्स ना आईजीसी। फिर एक चीज आती है जिसे आप पढ़ते हैं, सेंसिटिविटी। हमारी नजरों में सेंसिटिव बंदा वो होता है भाई जिसको छोटी सी बात भी बुरी लग जाए। थर्मोमीटर की दुनिया में सेंसिटिव वो होता है जो छोटा सा टेम्परेचर ही ले सकता है, और जो थर्मोमीटर जितना स्मॉल टेम्परेचर मेजर कर लेता है वो उतना सेंसिटिव होता है। जो जितना स्मॉल टेम्परेचर मेजर करेगा वो उतना सेंसिटिव है। अगर आपके पास कोई थर्मोमीटर 1 डिग्री मेजर करता है, उसकी सेंसिटिविटी है। कोई 0.1 कर लेता है, उससे ज्यादा सेंसिटिव है। 0.01 कर लेता है, वो सबसे ज्यादा सेंसिटिव है। तो जितना स्मॉल टेम्परेचर रूल करे वो उतना सेंसिटिव। ये डोमेन है। अब यहाँ पे अगेन फैक्टर्स दैट अफेक्ट द सेंसिटिविटी आर नो लॉन्गर टू बी डिस्कस्ड। आखिर में आता है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस इज बेस्ड ऑन द टाइम इट टेक्स फॉर अ थर्मोमीटर टू रिस्पॉन्ड। बेसिकली how quickly a thermometer responds to changes in temperature, that is what you call as responsiveness. और हमारे पास मामला ये होता है कि लैब में भी ना दो किस्म के थर्मोमीटर्स आते हैं। एक आता है मर्करी वाला, उसको हम कहते हैं मर्करी इन ग्लास थर्मोमीटर्स। एक आते हैं अल्कोहल। you would have seen those in movies, in कार्टून्स वगैरह में, जो रेड कलर का बल्ब होता है जिसका सही एंड वो पड़ जाता है, वो फुट टॉम एंड जेरी वगैरह के अंदर अक्सर आप देखते हैं। Those are alcohol in glass, क्योंकि अल्कोहल कलरलेस होता है, उसमें रेड कलर का डाई ऐड किया जाता है कॉन्ट्रास्ट विजिबिलिटी के। तो ये चीज, तो रिस्पॉन्सिवनेस का जो मामला होता है ना सारा, इट्स एक्चुअली बेस्ड ऑन हाउ क्विकली अ थर्मोमीटर वुड रिस्पॉन्ड टू दैट। जो मर्क्यूरी वाले होते हैं, दे आर एक्चुअली मोर रिस्पॉन्सिव। मर्क्यूरी मेटल है, अच्छा कंडक्टर है, तो जब आप उसका थर्मोमीटर यूज करते हो, हीट उसमें बहुत तेजी से फैलती है और वो जल्दी से आपको रीडिंग देते हैं। अल्कोहल वाले थोड़ा सा स्लो होते हैं रिस्पॉन्स करने, लेस रिस्पॉन्सिव। तो ये कुछ बेसिक सा आइडिया जो है वो आपको मोर और लेस पता होना चाहिए रिगार्डिंग द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ द थर्मोमीटर। अब there are few ethics that you need to actually have an idea of while you're trying to measure thermometer temperatures using thermometers. Ethics क्यों है कि भाई आपको रीडिंग्स एक्यूरेट मिल सके। जैसे कि make sure that your thermometer is 1/3 immersed in the liquid. I know the fact कि भाई बल्ब से रीडिंग आती है, सर सारी बल्ब डिगो देते हैं। Make sure it's 1/3 in the liquid. Secondly, avoid parallax errors when you're taking readings of the thermometers. Working with liquids, make sure you stir the liquid first. Believe me, I've been through this situation. 10 डिग्री का डिफरेंस आ जाता है अगर आप लिक्विड को स्टर किए बगैर मेजरमेंट लें। 10 डिग्री डिफरेंस होती है, इतना बड़ा। Make sure you stir the liquid before you're taking the measurement of it. ये कुछ चीजें हैं which you have to like make care of. इसी तरह से make sure that the bulb of the thermometer is not touching the walls of container. Let me tell you what I mean by this. For instance, this is a liquid in a container, and you are heating the liquid from the bottom. What you did accidentally is you place your thermometer like this. With the bulb touching the base. This is wrong. क्योंकि देखो, the flame is directly exposed to the container's boundary, right? So container's boundaries are actually going to be warmer than the liquid inside because they're in direct contact with the flame. This is the reason why your bulb must not be in contact with the boundaries of container. It should not be touching the walls. It should be suspended in the liquid. Your thermometer should be clamped, and it should be inside the liquid. Make sure not touching any of the walls. Clamped actually. This is the right technique. इसी तरह से
You let your thermometer reading get stable before you take any measurement from it. मतलब बताऊं क्या है? When you heat something and you want to know the temperature, the final temperature after heating, so thermometers actually take a bit of time before they actually give you the reading. वो आहिस्ता आहिस्ता rise करते हैं. So you wait for a while to see where would the thermometer reading reach max. जब वो maximum पे आ गए तो बाहर गिरना शुरू होता है. That was your temperature. Wait for your thermometer reading to get stable. Wait for it to reach the maximum value. That is the true value of temperature. पहले से नोट ना करो. Thermometer थोड़ा देर में बताता है temperature. You need to know of this fact. इसमें कुछ बातें लिखी हैं. Things that you need to be careful about when you're working with thermometer. After that, modes of heat transfer: conduction, convection, radiation. We've got 3 modes. Conduction के experiment theory में वैसे ही पढ़ा था. Remember 4 rods in cans में wax की मदद से beads attach कर दी गई थी. You started heating the 4 rods together. जहाँ से bead पहले fall करती थी, that was actually the best conductor. That's the thing. वही वाला मामला चलता है. और इसी तरह से कन्वेक्शन में, लेकिन कन्वेक्शन का एक्सपेरिमेंट एग्जामिनर देता है क्योंकि उसमें किसी चीज का कोई रेट नहीं होगा. हाँ, रेडिएशन में देता है. Might give you a question with 2 containers, one painted black and one white. You pour warm water inside and you see the rate of cooling. सीखते थे ना वो 4 factors. Graph plot होता था. You might get a question like that in your exam for that. इस तरह के questions, rate of heating, rate of cooling क्या सा. अगर तुम्हें कभी निकालना हो rate of cooling, उसका एक फॉर्मूला है. ये भी लिखवा देते. Rate of cooling का फॉर्मूला होता है temperature difference over time. अब difference of temperature divided by time के थ्रू measurement कर सकते. ये वाला temperature difference कैसे निकलता है? Final minus initial. Next up is the experiment of specific heat capacity. Again, something that we have discussed in the theory. एक ही फॉर्मूला होता था हमारे पास स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकालने का. Q equal to NC delta T. हमें C चाहिए. उस फॉर्मूले में Q एक वाहिद ऐसी चीज थी जिसके लिए मेहनत करनी पड़ती. मास इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस मिल जाता था. इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर थर्मोमीटर से आ जाते थे. हीट डायरेक्टली नहीं है. आप कैलकुलेट करते थे यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्म, क्योंकि यू यूज्ड एन इलेक्ट्रिक हीटर जिसको मेटल के अंदर ड्रिल करके आपने प्लेस किया होता था. यू हैव टू मेक श्योर कि भाई द होल हीटर इज विद इन द मेटल, अदरवाइज कुछ बाहर होगा ना तो वो हीट लॉस करेगा सब. अब आप क्या करते थे उसके बाद? फिर आप कैलकुलेट करते थे द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी गिवन टू द हीटर, क्योंकि हीटर ने उतनी हीट बनाई हुई. वाइड ऐसी चीज है जिसे 100% एफिशिएंट कहते हैं, क्योंकि ये लॉस भी उसी फॉर्म में करता है जो आपको चाहिए. आपको हीट चाहिए थी ना, लॉस भी हीट की फॉर्म में हो रहा. तो हम कहते हैं कि भाई जितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपने दी वो सारी की सारी कन्वर्ट हो गई हीट में. तो आप कैलकुलेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी करते हो यूजिंग IDT वाला फॉर्मूला, करंट इनटू वोल्टेज इनटू टाइम. करंट आपको एमीटर से दे देगा, वोल्टेज आपको वोल्ट मीटर दे देगा, टाइम आपको स्टॉप वॉच से मिल जाएगा, और आप हीट निकालो. ये वाली बात. अब इस चीज के अंदर जिन बातों का आपने ध्यान रखना, लाइक मैंने बताया कि भाई मेक श्योर द हीटर इज फुली सबमर्ज्ड, मेक श्योर दैट योर मेटल इज कवर्ड विद एन इंसुलेटर, क्योंकि इफ यू आर नॉट डूइंग दैट तो बेटा हीट तो लॉस हो रही है सराउंडिंग. मेटल वार्म होगा, हीट लूज कर देगा.
cover that with an insulator. That's important. इसी तरीके से तुम्हारे पास you have to wait for the thermometer reading to get stable before you take on the measurements. You know, this is one of the important techniques adopted. And likewise, you gotta take care of one more thing. It's advised to perform your experiment at low temperatures. Low temperature experiment perform. One might think, ऐसा क्यों? मैं देखिए, दो तीन मसले होते हैं जब आप हाई टेम्परेचर एक्सपेरिमेंट करते हैं. फर्स्ट, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू हैंडल द एफर्ट्स. एक चीज 90-95 डिग्री पे पहुंच चुकी हो, कितनी गर्म हो रही होगी, कैसे हैंडल कर. एक मसला हाई टेम्परेचर का होता है कि भाई it's difficult to handle a hot apparatus. दूसरा मसला, when you're working with this instrument can actually harm your electrical components. हीटर की वार्निंग खराब हो सकती है, वायर की इंसुलेशन पिघल सकती है हाई टेम्परेचर्स पे. तो दूसरा क्या है, damages electrical components. तीसरी चीज, significant heat loss. Significant heat loss. क्योंकि जब टेम्परेचर देखो 95 तक गया होगा, चीज वार्म है, हीट तो लूज करे, अच्छी खासी लगे. और अगर आप लो टेम्परेचर्स पे करेंगे वो हीट लॉस इग्नोर की जा सकती है. मतलब जस्टिफाइड है हीट लॉस इग्नोर करना. रूम टेम्परेचर के आसपास खेल रहे हो, उसे अज्यूम कर सकते हो कि हाँ यार हीट लॉस नहीं हो रही किस तरह. ये बात है. अब मैं आप लोगों के क्वेश्चंस देख लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ जाता हूँ. हाँ दिया, थोड़ा बहुत तो होगा. यस आलियान. क्यों? ATP will be wrapped up by today. Humidity decreases the rate of evaporation. बिल्कुल. Examiner is the most sensitive. Shadows due to specific heat capacity. Can we say the thermometer should be halfway immersed in the liquid? हाफ पे कह सकते हैं, वैसे तो 1/3 रिक्वायरमेंट. बिल्कुल आएगा जाफिर. आप अगर 1/3 इमर्स करेंगे तो स्मॉल टेम्परेचर रीडिंग देने में मुश्किल होती है. उसके लिए आप लिक्विड में से उसको पुल आउट करते हो और फिर रीडिंग देते हो. लेकिन ये है कि उसको बाहर रखते ही नहीं हो, वरना दोबारा ड्रॉप होना शुरू हो जाता है. यू पुल इट आउट एंड देन यू टेक द मेजर. आई शुड जस्ट टोल्ड यू, वॉल को टच करने पे वॉल्स का टेम्परेचर नोट होना शुरू हो जाएगा. वॉल्स गर्म होती है, रीडिंग गलत आएगी. बिल्कुल इब्राहिम, if you're gonna wait long, the temperature is gonna drop. Let this reading stable का मतलब ये है कि रीडिंग जो है वो राइज कर रही होती है, एक मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद फिर दोबारा ड्रॉप होना शुरू. तो उसको मैक्सिमम तक आने दो, उसको पहले अपनी एक वैल्यू अचीव करने दो, उसके बाद लेने में. White is a way better reflector of heat. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है सिलेबस में, बिल्कुल सिलेबस में है इब्राहिम, इसमें कोई शक नहीं. कैलोरीमीटर इस्तेमाल कर सकते हो ज़ैनब, लेकिन वो बियॉन्ड चला जाता है स्कोप से, तो इसलिए इस्तेमाल नहीं करते. पावर यूज नहीं कर सकते बेटा, तुम्हें तो एनर्जी चाहिए ना. क्यों एनर्जी है? एनर्जी तो होती है पावर इनटू टाइम. पावर का आई भी आएगा और टाइम का टी, दोनों चीज आएंगी तुम्हारे.
अब आ जाते हैं सवालों के। पहला क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कंपेयर्स द कंडक्शन ऑफ हीट थ्रू डिफरेंट मेटल्स एंड फिगर 3.1 shows the apparatus used. अब वो कहते हैं four rods of different metals each have one end fixed through a cork into a metal box and the metal box contain hot water. Each rod has a key attached to it by a wax. Heat from the hot water is conducted to the end of each rod and describe what happens to the wax and the pea on the rod. The wax melts and the pea falls. The wax melts and the pea falls. There are two factors that should be the same for all the rods in the experiment. Remember length of the rod, cross-sectional area of rod. इसके अलावा भी होते थे amount of wax, mass of the pea, ये सब चीजें सेम होनी चाहिए. Position where the pea is attached to the rod, ये सब चीजें आपको सेम रखनी होती है. Heat supply, मैंने खैर कोई दो लिख दी, इतनी ज्यादा टेंशन लेने की नहीं. State how the experiment shows which of the metals is the best conductor of heat. The one that loses the P first is the best conductor. The student is asked to suggest an improvement to the experiment, and he suggests placing several pieces along each rod as shown. एक नहीं लगा, बहुत सारे लगा. Explain how this gives a better comparison of conduction of heat through the different metals. गर्म पानी के करीब तो है, लेकिन how does it give you a better comparison of conduction? जैसे जैसे हीट आगे ट्रेवल करेगी, the beads will start falling. The rate at which the beads fall tells you the rate at which the heat conducts through the metal. ये हीट पहले किस में आगे ट्रैवल कर रही है वो बीट के गिरने से पता चलता है. अब कह सकते हो the rate at which the beat falls tells the rate at which heat conducts through the rod. सही, बिल्कुल इजी सा एक्सपेरिमेंट था, कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं थी, बिल्कुल बेसिक बेसिक से कॉन्सेप्ट. टेम्परेचर कैन बी अ फैक्टर. लास्ट वाले में बेटा एक एक करके ये बीट्स ड्रॉप हो रही होंगी, तो जिस तेजी से एक एक करके ये ड्रॉप होंगी उस तेजी से आपकी हीट आगे ट्रैवल कर रही होगी. सुफियान इट्स अ पी एक्चुअली, ये मटर का दाना है, उसे कुछ नहीं मिला तो उसने ये लगा दिया. अच्छा, फिर कहता है laboratory thermometer is used to measure temperature of oil in a test tube. The thermometer is initially at room temperature. State the temperature shown by the thermometer. 22 degrees centigrade. A test tube of oil is heated in a bath of very hot water, 15 minutes, as shown in figure 3.2. Explain why the level of oil in the test tube should be below the level of water in the water bath. Level of oil नीचे क्यों होना चाहिए water के level से, so that all of the oil can gain heat from the water. अगर oil का level ऊपर होगा इसका मतलब कुछ oil ऐसा होगा
इतना जिसको पानी से डायरेक्टली हीट नहीं आ रही, वो हीट ऑयल में आएगी और कंडक्ट होके वहां तक जाएगी, गलत हो जाएगा। आपने ये बोला कि भाई to ensure all of the oil gains heat directly from water. Then it says the student removes the test tube from the water bath. He places the thermometer in the oil and describe how the reading of thermometer changes over the next few minutes. पहली रीडिंग बढ़ेगी, फिर आप इसको, क्योंकि पहले तो लिक्विड ऑयल का टेम्परेचर नोट होगा, और द रीडिंग विल एक्चुअली गो अप फर्स्ट, और फिर क्योंकि ऑयल ठंडा हो रहा होगा, टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा। एक थर्मामीटर रीडिंग जो है वो पहले राइज करेगी और उसके बाद दोबारा फॉल बैक करेगी रूम टेम्परेचर। हम ना क्वेश्चन पढ़िए, आपको अंदाजा हो जाएगा ऑयल कैसे कूल हो रहा होगा। तो आपने वार्म वाटर बाथ से बाहर निकाल लिया तो कूल ही होगा ना। हाउ डज द स्टूडेंट रीड द थर्मामीटर एक्यूरेट? पहले एक्सरे वाली बात कर सकते हैं हम। Then he keeps the line of sight perpendicular to the reading. Now, when Ibrahim, you cannot suggest, sorry, a digital thermometer. हाँ, 1/3 सबमर्जन की बात कर सकते हैं। यार थर्मोमीटर में मेनिस्कस देख नहीं पाती है शायद, इतना पतला सा तो होता है। अब कहता है सेकंड स्टूडेंट repeats the experiment using a temperature sensor instead of a thermometer. The temperature sensor is connected to a data logger, and the data logger records the temperature every 0.1 seconds for 20 minutes. On the axis shown, sketch the shape of the graph produced by the data logger. अब देखिए, खैर मुबारक इब्राहिम बेटा। This is your room temperature. यहां से टेम्परेचर पहले राइज करेगा, फिर आस्ते आस्ते कूल होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए। टेम्परेचर ने पहले राइज किया, जैसे आपने उसको डाला उसके अंदर ऑयल में, वार्म था ना लिक्विड, पहले ऊपर किया उसके बाद फिर कम होने लगा। मतलब जो बात आपने पीछे डिस्क्राइब की थी, आपने उसका ग्राफ बना के दिखाया। The temperature rises and then it gradually falls back to room temperature. लेटेंट हीट सिलेबस में नहीं है बेटा, ना दी उसके अंदर डायरेक्टली से कूलिंग हो रही थी ना, उसमें हीटिंग का प्रोसेस नहीं था।
अच्छा, अब यहाँ पे वो कहता है क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, a student suggests that the area of the water surface will affect the rate of cooling of water. Plan an experiment to investigate the relationship between surface area and rate of cooling. सरफेस एरिया और रेट ऑफ कूलिंग के दरमियान का ग्राफ, मतलब रिलेशनशिप चाहिए, और कुछ चीजें बता रहा है, कह रहा है भाई एप्रेटिस दैट इज नीडेड ये बताना है आपने, हाउ विल यू ऑब्टेन अ रेंज ऑफ सरफेस एरियाज ये बताना है, इंस्ट्रक्शंस फॉर कैरिंग आउट द एक्सपेरिमेंट, कैसे करोगे एक्सपेरिमेंट, measurements that you will take, precautions that you will take, and graph that you will put. You should sketch the axis with the appropriate labeling. तो देखो, तुम्हें सरफेस एरिया का इफेक्ट अगर रेट ऑफ कूलिंग पे चाहिए, तुम्हें चाहिए होंगे कंटेनर्स और डिफरेंट साइज, उसके साथ तुम्हें चाहिए होगा एक वर्नियर कैलिपर जिससे इंटरनल डायमेंशन मेजर हो सके। अगर बीकर्स हम यूज करते हैं तो बीकर का डाया निकालना पड़ेगा इंटरनल, वो वर्नियर कैलिपर से है, और फिर हम उस पर फॉर्मूला लगा सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो हमें उस बीकर का सरफेस एरिया मिल जाए। दूसरी चीज, आपको थर्मोमीटर चाहिए टेम्परेचर नोट करने के लिए, आपको स्टॉप वॉच चाहिए टाइम नोट करने के लिए, वरना रेट कैसे निकालो, टेम्परेचर अपॉन टाइम करके निकालो। ये वो चीजें जो आपके लिए रिक्वायरमेंट है जो आपने पूरी की। फिर इन सब के बाद क्या सिलसिला है, आपको बोल रहा है भाई रेंज ऑफ सरफेस एरियाज कहां से आएंगे, आपने बता दिया भाई डिफरेंट साइजेस के व्हीकल्स ले लेंगे। एक्सपेरिमेंट कैसे करें, एक्सपेरिमेंट करने का तरीका क्या होगा ये समझ, यू विल पोर सम हॉट वाटर इनटू अ बीकर, लेकिन उससे पहले तुमने उसका डायमीटर लेके एरिया निकाला हुआ, यू वुड हैव मेजर्ड द डायमीटर एंड देन यू वुड हैव कैलकुलेटेड द एरिया, ये काम हो चुका होगा। आप क्या करोगे, आप इसमें सबसे पहले यू पोर द हॉट वाटर इनटू द बीकर, प्लेस योर थर्मोमीटर एंड नोट इट्स इनिशियल टेंपरेचर, उसका इनिशियल टेंपरेचर, then you start the stopwatch and you like give some time for the cooling to actually go. example आपने 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट जो आपको सही लगता है, and you left it 2 मिनट के बाद 3 मिनट के बाद you again note the final temperature, then what, you put that in the equation of rate of cooling, final temperature minus initial temperature upon time taken, you do that, और इससे तुम्हें रेट मिल जाएगा फॉर दैट सर्फेस, एवरेज रेट ऑफ, वहां से। Now you'll repeat your experiment with a container of different cross-section surface area. You'll repeat your experiment, obtaining different values of rate of cooling for different areas. तुम्हारे टेबल में क्या क्या चीजें होंगी तुम्हें पता है, तुमने इनिशियल टेम्परेचर नोट किया, फाइनल टेम्परेचर नोट किया, चेंज निकाला, तुमने डाया नोट किया, एरिया नोट किया, और फिर तुमने रेट निकाला। रेट निकालने के लिए तुमने टाइम आई, तुम्हें टाइम में तो चाहिए, टाइम निकाल सारे कॉलम, how will you like sorry the precaution that you will take to ensure that the results are reliable, it would be avoiding parallax errors, you would make sure 1/3 of thermometers within the liquid, you make sure that you stir the liquid, सारी बात होना जरूरी। Last graph that you will plot, तो तुम्हें याद होगा I taught you कि बच्चों put your independent on x and your dependent on y,
लाजमी बात है भाई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल इस केस में तुम्हारा एरिया होगा और इस केस में हमारा रेट। एरिया चेंज करने की वजह से रेट में फर्क, रेट चेंज करने की वजह से एरिया में थोड़ी फर्क। ये वाली। अब यहाँ पे मैंने ब्रेनस्टॉर्मिंग की भी है ब्लू में, उसको अपने पास नोट कर लो ताकि फिर मैं आगे की तरफ देखेंगे। दिया यू कैन यूज दैट। माइक्रोमीटर से नहीं कर सकते बिल्कुल भी। नहीं बेटा, थर्मोमीटर सिलेबस में नहीं है। सरफेस एरिया। अच्छा, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग है, ये एक्चुअल आंसर नहीं है। एक्चुअल आंसर तो आप पैराग्राफिंग करेंगे ना। इट इज जस्ट अ ब्रेनस्टॉर्म। बेटा ऐसे सवाल रेट ऑफ कूलिंग के लिए आते ही आते। अब्दुल्ला, ये क्वेश्चन नंबर 4 होता है बेटा। एक्सपेरिमेंट में कैलिपर्स यूज कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, उसकी कैलकुलेशन से मूव हो गई। वैसे तो इंस्ट्रूमेंट है ना अभी। मेरे बच्चे, बगैर डायमीटर निकाले एरिया कैसे निकालोगे? सरफेस एरिया है, सर्किल है, बगैर डायमीटर के भी निकल सकता है। सोचने वाली बात है।
ठीक है भाई, चले अब आगे। ये वाला आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। लेट्स ट्राई दिस वन, पेज नंबर 88। It will say कि by student investigates the rate of cooling of hot water in a test tube under different conditions. Student arranges a test tube as shown in figure 2.1. Pours 200 cm cube of cold water into a beaker. Pours hot water into the test tube until it's approximately 1/3. Lowers the test tube into the beaker of cold water until the level of hot water in the test tube is below the level of cold water in the beaker. Places the thermometer into the tube, waits for approximately 30 seconds before measuring the temperature and starting a stopwatch. Student measures the temperature theta of hot water in the test tube. Thermometer reading is shown 73 नजर आ रही है ना, कॉलम हेडिंग की भर लो, डिग्री सेंटीग्रेड्स, सेकेंड्स। कहते हैं the student measures the thermometer, the temperature theta for hot water every 30 seconds for a further of 180 seconds. The readings are shown. Complete the column headings by adding appropriate units and complete the time column. So 30, 60, 90, 120, 150, 180. So that is how you go about it. Describe in detail one precaution that the student must take to make sure that the temperature measurements are as accurate as possible. Stir the liquid before taking the measurements. So you might even talk about the line levels. Okay, by keep your line of sight perpendicular to the reading or avoiding parallax error, that can to be done. Together, the student repeats the procedure, but with the 200 cm cube of warm water instead of the cold water. The students' readings with warm water are shown in table 2.2, and one of the students reading from warm water recorded in 2.1 is anomalous. Anomalous, समझ? The one that's off the trend. Trend follow. Identify the anomalous temperature reading. Explain how you decided that the reading is anomalous. If you look at the table from warm water, you will see it's 35. 35 is reading anomalous. There is a sharp drop and then a rise again. ये 53 होना चाहिए, केवल डालेंगे। अब कह सकते हो भाई 35 is the anomalous reading. Why? Because the drop in temperature is much greater than the trend. And next temperature is higher. Umbrella temperature is higher. It doesn't match the trend of the values. We can use the temperature readings in table 2.1 to calculate the temperature decrease of the hot water in the test tube after cooling of 180 in both beakers, cold water and warm water. अगर cold में देखा जाए, you will see it starts off at 73 ends at 34. जबकि warm water starts at 75 and ends at 52. So 73 minus 34 and 75 minus 52. 73 minus 34 will be 29, 39. And that will be 23.
कहता है use your answers to D part 2 to decide how the temperature of the water in beaker affects the rate of cooling of hot water in the test. कि भाई टेम्परेचर ऑफ द वाटर इन बीकर से रेट ऑफ कूलिंग पे कैसे फर्क। तो देखो बीकर में जब टेम्परेचर ज्यादा है तो कूलिंग का रेट कम होगा। नेक्स्ट बीकर में जिसमें तुमने वार्म वाटर डाला था टेम्परेचर कम ड्रॉप। तुम कह सकते हो due to increase in temperature water in the beaker the cooling rate decreases. इसमें डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन के वर्ड्स ना यूज कीजिएगा। Do not use the word direct or inverse proportion in these cases. मैं आपको उसकी वजह बता। हमें सेक्शन को लगता है कि एक क्वांटिटी बढ़ रही है और कम हो रही है तो बस ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन, ऐसा नहीं। ये इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया, नहीं होता। फॉर टू क्वांटिटीज टू बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत जरूरी है कि उनका प्रोडक्ट सेम। अगर आप कह रहे हैं कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो है वो इनवर्स प्रोपोर्शन है क्वांटिटी, तो उसका मतलब मल्टीप्लाई करने पे आंसर सेम आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है इसका मतलब इनवर्स है। ऐसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन की डिवाइड करने पे रेशियो सेम आना चाहिए क्वांटिटीज, अब तो कहेंगे हाँ डायरेक्ट प्रोपोर्शन फाइनली। इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट प्रोपोर्शन का वर्ड या इनवर्स प्रोपोर्शन का वर्ड हमने यूज नहीं किया। इनडायरेक्टली जैसे भी बताना चाहते हो बता सकते। इनडायरेक्टली suggest one improvement to the experiment procedure described in it that allows a more valid comparison. एक प्लॉट ग्राफ, इतनी सारी वैल्यूज है हमारे पास। प्लॉट ग्राफ ऑफ टेम्परेचर अगेंस्ट टाइम फॉर बोथ द लिक्विड्स, वहां से पूरा रेट नजर आएगा। यूज इंसुलेशन फॉर अवॉइडिंग हीट लॉस, बिल्कुल लगा सकते हो। इंसुलेशन सराउंडिंग मतलब वॉल्स और कंटेनर पे लगानी, ऊपर से खुला छोड़ना ताकि एरिया तो वो हो रहा है जिसका इफेक्ट होगा। How do I know that the graph would be like this? मैंने तो ग्राफ बनाया नहीं अभी तक भाई। Why can't it be achieved? इसमें कोई वो थोड़ी है। ठीक है भाई, आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं जरा आपको लेके इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की। इसका एक सवाल बाकी है, वो सवाल आपको खुद ट्राई कीजिएगा, अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा है। एक बार गो थ्रू करो जरा इस पेज को। मैं तुम्हें ये बताता चलूं कि तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी का जो पोर्शन है उसमें थोड़ी वैरायटी होती है क्वेश्चन। एग्जाम में अलग अलग तरीके से सवाल पूछते हैं, अमूमन सर्किट्स के हवाले से होते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल, वोल्ट मीटर कहाँ लगेगा, एमीटर कहाँ लगेगा, सर्किट क्यों नहीं चल रहा, सेफ्टी के हालात क्या है, इन सब चीजों के अराउंड बातें हो रही। तो यहाँ पे तुम्हें अगर अंदाजा हो तो एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है, गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर करता है। इन दोनों में फर्क ये है, गैल्वेनोमीटर स्मॉल करंट्स को मेजर, वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजर करने का काम, वो हमेशा पैरेलल में लगता है, जबकि ये एमीटर वाले सीरीज में लगते हैं।
हमारे एक्सपेरिमेंट में एग्जामिनर अक्सर हमें सवाल बोलता है कि अगर आप एमीटर या वोल्टमीटर से रीडिंग करेक्टली निकालना चाहते हैं, करेक्टली, उसका तरीका ये है कि भाई आप या तो पैरेलक्स एरर अवॉइड करें, इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर पहले ही चेक कर लें रिएक्शन से पहले, ये नीडल जीरो पे है भी है, और तीसरा स्क्रीन पे टैप करें, टैप करने पे नीडल थोड़ा सा ऑसिलेट करके वापस वहीं आकर रुके। ये जरूरी इसलिए है कि कहीं फ्रिक्शन की वजह से तो नीडल नहीं रुकी, ये फ्रिक्शन की वजह से तो नीडल नहीं रुकी, पहले पुराना एमीटर हो गया था, जंग लग रहा था, अब टैप करता the needle oscillates and then returns back to the same place. सही है, एक मिनट ज़्यादा जाओ। पेज नंबर 3A, woman from a random shop. अच्छा, तो करेक्ट रीडिंग के मामला तो हमने देख लिया, और इसमें भी यू गॉट टू लेट द नीडल गेट स्टेबल फर्स्ट। इतना पतला हल्का सा स्प्रिंग होता है, जैसे कनेक्ट करते हो ना, वो डैश करके आगे ऑसिलेट करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेट इट गेट स्टेबल फर्स्ट बिफोर यू टेक ऑन द मेजरमेंट्स। इसी तरह पेपर में कभी सवाल आते हैं, ही वांट्स यू टू एक्चुअली ड्रॉ एन एरो टू मार्क द रीडिंग ऑन द एंगल्स। उसमें क्या करता है, वो तुम्हें डायल देता है, और उस डायल पे कोई रीडिंग होती है जहां पे तुम्हें एरो बनाना होता है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, मैं इतना एरो बना के छोड़ते हैं। ये नहीं करना, ये भी नहीं करना। ये करना, स्ट्रेट लाइन विद एन एरो हेड जस्ट टचिंग द रीडिंग, बड़ा टच करवा दो उससे, इशारा, लेकिन प्रॉपरली नजर आना चाहिए कि तुम किस मेजरमेंट पर, ये जरूरी है। इसी तरह से फिर आते हैं क्रोकोडाइल क्लिप्स, वन ऑफ द मोस्ट नोटोरियस इंस्ट्रूमेंट्स। क्रोकोडाइल क्लिप्स बेसिकली तुमने देखा होगा, ये कार की बैटरी के टर्मिनल्स में लगे हुए, कार की जो बैटरी के टर्मिनल्स होते हैं या यूपीएस की बैटरी के टर्मिनल्स है, क्लिप बना हुआ है, देखो क्रोकोडाइल क्लिप्स। कभी कभार ये आपके सर्किट के ना चलने की बहुत बड़ी वजह है, और ये बताओ कब होता है, जब आपके कनेक्शंस लूज हो। क्रोकोडाइल क्लिप्स उनके साथ कनेक्टिंग वायर होता है जो आप ज्वाइन करने की यूज करते हैं अपने कॉम्पोनेंट्स। अगर ये लिंक्स लूज हैं, आप रीडिंग नहीं निकाल, करंट ही उल्टा सीधा हो, और थोड़ा मसला ही। कार के जंप स्टार्टर के क्लिप्स बिल्कुल सीधा है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास जो क्रोकोडाइल क्लिप्स है, ये हमेशा सबसे पहले चेक किए जाते हैं in order to ensure whether your readings are actually correct over there or not। कि उनको हिला के देखो, कहीं उनकी वजह से उनकी रीडिंग गलत नहीं हो। बाकी we have got fixed resistors and we have got variable resistors। फिक्स्ड रेजिस्टेंस का काम होता है एक सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस देखिए, करंट के फ्लो कंट्रोल करना। वेरिएबल रेजिस्टर जिनको आप रियोस्टैट भी कहते हैं, they can actually change their resistance and can make different values of current flowing into it। इसी तरह जॉकी, अब तो खैर तुम्हारा नहीं है इतना कंटेंट इसके अंदर, इट्स अ बेसिकली अ लूज एंड ऑफ योर स्टोरी। ये फर्ज करें यू हैव गॉट योरसेल्फ लैम्प, then a long piece of resistance wire
and one of the end of the terminal is free. This is the jockey. It can be placed anywhere on your wire and it will complete this side. क्यों? इसका वायर भी जो होता है ना, ये वाला, ये वायर इंसुलेटेड नहीं होता, ये अनइंसुलेटेड होता, ओपन पेयर। और जॉकी के फ्रंट एंड पे भी तुम्हारे पास एक मेटल प्लेट होती है, तुम जहां मर्जी जाओ उसको प्लेस कर दो, उस जगह सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और करंट फ्लो करने लगेगा। तो उसको तुम आगे लगाते हो वायर पे तो करंट कुछ और होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से। पीछे लाते हो तो करंट ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम होने की वजह से। ये चीज, दैट इज द होल। फिर आती है बात एलडीआर एंड थर्मिस्टर्स, लाइट डिपेंडेंट एंड टेम्परेचर डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, यू माइट रिमेंबर, दोनों। और फिर रेजिस्टर्स इन सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज में तुम्हें पता है करंट सेम होता है लेकिन वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और अगर तीनों में से कोई एक भी कंपोनेंट खराब हो जाए, एवरीथिंग विल स्टॉप, एवरीथिंग। जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होता। If one of the things fail, the whole of the other rest of the circuit will stay in operation. Current divider. If I say that I have given you 3 lamps connected in series, तीनों को चाहिए थे 6 volts to like glow up at normal brightness. मैंने 6 volt की बैटरी लगा दी है, देखिए अच्छा इनको चलने के लिए तो 6 volt चाहिए ना, लगा दिए 6 volt. Will they be lit up at normal brightness? क्या इनकी brightness normal होगी? They needed 6 volt. I connected 3 of them in series and I gave them 6 volt. Now will the lamp have normal brightness or less brightness? Less brightness. Because in series voltage divides ना, 6 volts की बैटरी हर लैंप को 2-2 वोल्ट्स मिलेंगे, उसको चाहिए 6 volts। हाँ, उसके पास 2 volts है, कहाँ से ब्राइटनेस फुल, लोअर ब्राइटनेस पे हो। तो ये वाला मामला। पैरेलल में ऐसा नहीं होता, पैरेलल में जितना वोल्टेज चाहिए उतना भी उसे। इसके बाद ट्रबल शूटिंग सर्किट और उसकी सेफ्टी पढ़ लो जरा जल्दी से। अब ये, अब ट्रबल शूटिंग को देख लेते हैं। ट्रबल शूट करने का मतलब होता है फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ द इशू। अगर आपका सर्किट नहीं चल रहा तो साथ में से कुछ एक मसला, 2 मसले हो सकते हैं, जैसे कि कनेक्टिंग लीड्स ब्रोकन हो, वायर टूटा हो, बैटरी लोअर पोटेंशियल की हो जितनी रिक्वायर्ड है, आपको लैंप जलाने के लिए सिर्फ चाहिए, आपने 1.5 वोल्ट का सेल लगा दिया, अभी नहीं चलेगा। बैटरी वीक हो गई,
6 वोल्ट का लगाया तो है बैटरी, लेकिन पुरानी हो गई, वीक हो गई, तो नहीं दे रहे थे। बल्ब ऑलरेडी फ्यूज हुआ वो तुम्हारा, इसका मतलब आपका जो फिलामेंट लैंप है जैसे वायर टूट चुका हो, तो वो तो नहीं चलेगा। सिमिलरली बल्ब यानी आपके फिलामेंट लैंप के कंपोनेंट का रिक्वायरमेंट ज्यादा, कि भाई लैंप को ज्यादा वोल्टेज चाहिए, बैटरी अंडर पावर्ड है उसकी, बैटरी नहीं चला सकती। इसी तरह से स्विच फॉल्टी हो, कभी कभार आप जो स्विच यूज करते हैं सर्किट्स में, आपने एक क्लोज तो कर दिया, लेकिन वो स्विच जो था वो फॉल्टी स्विच था, वो कनेक्शन बना ही नहीं रहा, सर्किट कंप्लीट ही नहीं कर रहा तरीके से, हमारे पास करंट नहीं है। और सिमिलरली अगर सर्किट में एक एलईडी बल्ब लगाया हुआ है, फिलामेंट एम की जगह एलईडी है, तो हो सकता है एलईडी के कनेक्शन आपने गलत कनेक्ट कर, आपने एलईडी के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़। एलईडी इज अ डायोड, it allows current to flow in one direction only. If you don't connect it in the right way, भाई वो तो फ्लो ही नहीं करने देगा। तो ये वाली बात, इसलिए you might have the wrong connections of the diode with the battery, that's why circuit नहीं चल रहा। इस तरह सेफ्टी वगैरह के लिए मोहन यू डोंट यूज वेरी हाई वोल्टेजेस एंड करंट्स। उससे क्या होता है कि भाई आपका जो वायर है वो हीट अप हो सकता है, इंसुलेशन उसकी मेल्ट कर सकती है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स खराब हो सकते हैं, जल सकते हैं हीटिंग की वजह से। सिमिलरली वायर्स पे इंसुलेशन होनी चाहिए प्रॉपर्ली, वर्न आउट नहीं होने चाहिए ताकि इलेक्ट्रिक शॉक न लगे। ड्राई एरिया में एक्सपेरिमेंट करें, डैम कंडीशन से दूर रहें। अगर हीटिंग का कोई एक्सपेरिमेंट है, किसी मेटल वायर को हीट करने का काम करना है, तो उसे ऑयल बात दें, यानी ऑयल में डिप करें और ऑयल को हीट करें, फिर ऑयल से वो चीज खुद ही गर्म हो जाए, बजाय खुद उसको डायरेक्टली फ्लेम्स एक्सपोज कराने। फ्लेम एक्सपोजर गलत है। इसी तरह टर्न ऑफ द सर्किट व्हेन इट्स नॉट इन यूज, सर्किट नहीं चल रहा तो उसे ऑफ कर दें। सर्किट अगर चलता छोड़ दिया, करंट कंपोनेंट में से फ्लो होता रहेगा, जिसकी वजह से कंपोनेंट गर्म हो जाएगा, और जब गर्म हो जाएगा तो आपके लिए हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। मैं एक दफा अपनी उंगली जला चुका, रजिस्टर कनेक्ट करके छोड़ दिया था, पावर पावर सप्लाई लगी हुई थी, शायद पता नहीं कितने, करंट जा रहा है जा जा रहा है जा जा, मैं काम में लग गया। हमारी आदत होती है आग हमने डिस्कनेक्ट करने के लिए सब खोला खाला, उठाया जैसे ही वो चल गया, इतना गर्म हो रहा था। तो ये तो भाई फैक्ट, अच्छी खासी हीट निकलती है जब देर तक ऑपरेट करते हैं। और इसी तरह सर्किट को असेंबल करें बैटरी डिस्कनेक्ट करने के बाद, ताकि इलेक्ट्रिक शॉक न, बैटरी या मेन पावर सप्लाई डिस्कनेक्ट करने के बाद असेंबली करें, एंड में साइकिल करेक्ट सर्किट। बाकी अगर आपको एक वायर की रेजिस्टेंस चाहिए, तो V इक्वल्स IR से ज्यादा बड़ी चीज कुछ भी नहीं है जो उसमें लगे। आपको वायर का वोल्टेज चाहिए होगा, वायर का करंट चाहिए होगा, और आप निकाल सकते हो। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने के लिए लाजमी बात है, एक बार करना तो गुना है, यू मस्ट रिपीट एंड देन यू टेक द एवरेज। तो मैंने यहाँ पे सर्किट बनाया विद अ बैटरी, अ वायर एंड अ रियोस्टेट लगाया फॉर द सेक ऑफ इंक्रीजिंग रेजिस्टेंस एंड चेंजिंग द अमाउंट ऑफ करंट इन दिस। इससे मेरे एक ही सर्किट में अलग अलग करंट्स और अलग अलग वोल्टेजेस आ रहे होंगे मेरे पास, ये दोनों चीजें डिफरेंट हो गई। ऐसी सिचुएशन के अंदर आपकी जो ये सारी अंडरस्टैंडिंग है कि भाई एमीटर्स आपने लगाया वो करंट, वोल्टमीटर लगाया वो वोल्टेज, रेजिस्टेंस बढ़ाई करंट कम हुआ वोल्टेज कम, आपने लॉक कर लिया इसको वोल्टेज और करंट। फिर रेजिस्टेंस बढ़ाई करंट और कम हुआ वोल्टेज भी और कम हो जाए, आपने उसे भी लॉक कर लिया। ऐसा लॉक करते थे 5-6 रीडिंग्स निकालनी, और फिर उसका ग्राफ बना, वोल्टेज ऑन द वाई करंट ऑन द एक्स, ग्रेडियंट से आपको रेजिस्टेंस इस ग्राफ के ग्रेडियंट से मिल जाए। वरना मैंने तो हमेशा मशवरा दिया कि भाई रेशियो निकालो, लेकिन ग्रेडियंट जिस वक्त निकालने में तुम्हें फायदा ये है कि तुम्हें एवरेज वैल्यू मिलेगी रेजिस्टेंस, तो तुम्हें चाहिए भी वही एवरेज वैल्यू रेजिस्टेंस। फिर बात आ जाती है बच्चों मैग्नेटिज्म की।
मैग्नेटिज्म को देखा जाए तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा मटेरियल किस किस्म का मैग्नेट बन सकता है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स है, नाम पता होना चाहिए। आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, स्टील इज अ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, वी नीड टू नो, हमें ये पता होना जरूरी। इसी तरीके से methods of magnetization used to be there, now then you don't need to worry about that. Okay, what were the methods of magnetization? हाँ, you should know the methods of demagnetization. तो इसलिए you can avoid those things during the experimentation. उन्हें avoid कर सकते। अब तो मैं जब ये पता होगा कि भाई बार बार मैग्नेट ड्रॉप करने से उसकी मैग्नेटिज्म वीक पड़ जाती है, या हैमरिंग करने से, हीटिंग करने से, you could avoid इस तरह करो। हाँ, अगर डेलिबरेटली ही तुम्हें करंट को मैग्नेटिज्म खत्म करनी है तो फिर उसे कॉइल ऑफ वायर में रखो और उसमें एसी सॉलिड फ्लो कॉइल, उसकी मैग्नेटिज्म वैसे ही खत्म हो जाए, क्योंकि ऑल्टरनेटिव करंट की डायरेक्शन पलटती रहती है, तो वो आपके मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड में बर्बाद कर, कभी नॉर्थ उधर कभी नॉर्थ उधर, बार 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 फ्लिप होने की वजह से उसकी रीडिंग खराब हो जाए। अब वो हमसे पूछ सकता है कि हाउ एम आई गोइंग टू चेक अबाउट द पोलैरिटी ऑफ द मैग्नेट, नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, अगर नहीं इजी है, एक प्लॉटिंग कंपास ले आओ, मैग्नेट के नीडल का हेड क्या होता था मैग्नेट, वो प्लॉटिंग कंपास। भाई नॉर्थ साउथ में से कौन सा होता था भाई, नॉर्थ, नीडल ऑफ द हेड इज द नॉर्थ। जैसे आप करीब लाएंगे और नीडल इस तरफ पॉइंट करने लगे, इसका मतलब वो अट्रैक्ट हो रही है किस पोल से, साउथ पोल से, इधर साउथ। अब प्लॉटिंग कंपास करीब लाओ और नीडल अवे अवे पॉइंट करने लगे, ऐसे हो, नॉर्थ अवे पॉइंट करना, इसका मतलब ये साउथ नहीं, यहाँ पे नॉर्थ है, रिपल्जन। इस तरह के मामला होते हैं। इसके अलावा एक मैग्नेट से भी चेक कर सकते, कि अपने मेटल बार के पास एक पहले से बना हुआ लेबल्ड मैग्नेट ले आओ, फर्स्ट ब्रिंग द नॉर्थ पोल एंड देन ब्रिंग द साउथ पोल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मैग्नेट। जो पोल्स रिपेल करने लगे मेटल बार पे, भाई when the poles of the magnet repel one another, metal bar handle that, क्योंकि मैग्नेटिज्म का टेस्ट ही रिपल्जन है, अट्रैक्शन तो हमेशा हो जाती है, अट्रैक्शन तो हमेशा हो जाती है, असल चीज तो रिपल्जन होता है। तुम आयरन के पीस के आसपास भी मैग्नेट लाके रखोगे, अट्रैक्ट हो जाएंगी, पेपर क्लिप्स के पास लाके मैग्नेट रखोगे, अट्रैक्ट हो जाएंगी, आयरन की पिन्स अट्रैक्ट हो जाएंगी, कभी रिपेल नहीं करती, रिपेल हमेशा एक मैग्नेट को दूसरा मैग्नेट ही करे। इसी तरह प्लॉटिंग अ मैग्नेटिक फील्ड विद अ कंपास, हाउ वुड यू एक्चुअली यूज अ प्लॉटिंग कंपास फॉर दैट। हमें याद होगा थ्योरी में आई टोल्ड यू गाइस दिस, you place your plotting compass around the bar magnet, you point a mark where the needle directs, and then you replace the compass over there to point another mark, and you continue this until you reach the south, then you join all the crosses together. इसके लिए छोटा प्लॉटिंग कंपास यूज करते थे, you would remember why, to plot more number of points, छोटे कंपास से ज्यादा पॉइंट लगाए जा सकते हैं, बड़े कंपास में कम पॉइंट लगाए जा सकते, गड़बड़ हो जाएगी बड़ा कंपास यूज कर। कोई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड आसपास नहीं होनी चाहिए एक्सपेरिमेंट्स के बाद, मैग्नेटिक एक्सपेरिमेंट में आसपास कुछ भी नहीं हुआ जिसकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, हम लाजी बात है अर्थ को कुछ नहीं कर सकते, तो उसके अलावा इसी तरह प्रिकॉशंस, व्हाट आर द प्रिकॉशंस व्हाइल यू परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट, तो ये सारी बातें डिस्कस हो गई हमारे साथ। हैमर ना करें, उनको ड्रॉप ना होने दें बार बार, आपको पता है वो वीक हो जाएंगे। और अगर ये चेक करना हो कि विच ऑफ द टू मैग्नेट इज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, स्ट्रॉन्ग वन, count the number of paper clips that can be lifted up by each man, count the number of paper clips, उन्हें एक जार में मैग्नेट को डिप कराएं
पुल आउट करें, पेपर क्लिप जो चिपक गए उसको काउंट करें. The magnet that pulls more number of paper clips is actually a stronger magnet. And there's another way. The other way is you clamp, should I say you place your magnet on a metal sheet, चिपक जाएगी बस. Then you use a Newton meter to pull the magnet up. शुरू में तो स्प्रिंग खींचेगा, मैग्नेट लीव नहीं करेगा प्लेट, अट्रैक्ट होगा. Eventually the magnet would lose the plate, डिसलॉज हो जाएगा प्लेट. इस वक्त जो फोर्स की वैल्यू होगी ना वो तुम्हें बताएगी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है. जिसको लिफ्ट करने में तुम्हें ज्यादा लग जाए, ज्यादा फोर्स रिक्वायर्ड है, वो स्ट्रॉन्ग होगा ना. और जिसको कम फोर्स रिक्वायर्ड है ऐसे भी कर सकते. अब हम जरा इसको सवालात पे ले आते हैं. अब वो कहता है मुझे कि द स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ लाइट एमिटिंग डायोड. दिस क्वेश्चन केम इन योर मॉक एग्जाम. ओह नाइस. आई एम नॉट गिविंग एनी इजी बेटा, चलो पढ़ लो. The student investigates the resistance of LED when different currents flow through it. The student sets up circuit shown in 2. The student connects a voltmeter across the 270 ohm resistor between points X and Y, closes the switch, records the voltmeter reading of the voltage XY in the top row, and then opens the switch. On figure 2.1, draw a symbol for a voltmeter connected to measure potential difference across the 220. वो लगेगा इसके पैरेलल के अंदर. वोल्टमीटर तो हमेशा पैरेलल में लगाए जाते हैं. शरोज में भी इस चीज के एंड में मैं तुम्हें दे देता हूँ बेटा. Figure 2.2 shows the voltmeter reading of the voltage when the voltmeter is connected across 270 ohm resistor. Record VXY. 2.5 आ रही है रीडिंग, साफ दिख रही है. फिर वो मुझे कहता है द स्टूडेंट डिस्कनेक्ट द वोल्टमीटर फ्रॉम पॉइंट 6 y, reconnect the voltmeter across the LED, closes the switch, records the voltmeter reading, then opens. अब डायोड का वोल्टेज calculate VXY plus VYZ for the 270 ohm resistor. XY और YZ का सम 2.5 and 2.1 कितना हो गया भाई? 4.6. हाँ बस बोला भी इसने बस करने को. अब यहां से कहता है भाई the current I in the circuit can be calculated using the equation I equals to VXY upon R. R is a resistance of 270 ohm. VXY तुमने रीड किया था 2.5 volts. VXY तुमने रीड किया था 2.5 volts. रेजिस्टेंस तुम्हारे पास है 270 ohms. तुम क्या रेजिस्टेंस निकाल सकते? I equals to V upon R कर. जीरो 0.0093 आ गया. नीचे की तरफ कोई मसला नहीं है, मास करेक्ट. Resistance of the LED can be obtained using the equation this VYZ upon I. VYZ 2.1 था, ये 2.1 था, और I तुम्हारा करंट है.
यहाँ पे आई आ जाएगा तुम्हारे पास, सॉरी यहाँ पे 2.1 अपॉन 0.0093। अब ये जो तुम्हें रेजिस्टेंस मिल रही है, ये तो मिल रही है 226.8। पता है तो ये टेबल में नहीं लिख सकते, इन्हें टेबल में नहीं लिख सकते। तुम्हारा सारा रेजिस्टेंस जो है, जो गिवन है, वो 3s वो 2s 280 228 480 40, ये तुम्हारा भी जो होना चाहिए वो रेजिस्टेंस, वो भी 2s में होना चाहिए। हो क्या 228.5 होगा, आप लिखेंगे इसको 230। Can the student repeat the procedure, replacing the 220 ohm resistors first with the 470 ohm and then with the 560? Repeat किया है एक बार 470 ohm से और एक दफा 560 ohm। Calculate the xy and record your answer in table 2। vxy निकाल के रिकॉर्ड कर दो। अगर वो आएगा, मतलब मिसाल अगर मैं यहाँ पे आप मेजरमेंट करने का काम कर रहे हैं 470 ओम, आपने एक टेक्निकली ये रीडिंग्स निकाली नहीं, ये तुम्हें निकालना है, vxy माइनस करके निकाल लो। 4.6 माइनस 2.0, 2.6 आ जाएगा। बेटे 227 3SF है मेरे बच्चे, हमें 2SF लिखना है। कह रहा है the resistance between terminals x and y change, the current in the circuit change। हमने जब एक्स वाई के अक्रॉस की रेजिस्टेंस को चेंज किया तो हमारी करंट की जो वैल्यू है सेकंड में वो चेंज हुई है। Examine the results in table 2.1। Describe how the change in current affects the Vxy plus Vy। करंट चेंज होने से इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ रहा था, ये तो 4.6 पे कांस्टेंट। आप लिख सकते हैं नो इफेक्ट as it remains constant on 4.6 volts। लेकिन जरा एलईडी की रेजिस्टेंस को देखिएगा, करंट कम हो रहा है तो रेजिस्टेंस एलईडी की क्या हो रही है, जरा देखिए टेबल पे जाइए, टेबल पे नजर आएगा करंट कम होने के साथ रेजिस्टेंस बढ़ती जा रही है। 230 380 430 सब बढ़। अब ये लिख सकते हो as current decreases resistance of the LED increases। Then वो हमें कहता है and then the student assembles the circuit using the circuit diagram shown in figure 2.1। The student finds that when the switch is closed the LED does not light up। switch close किया पर LED नहीं जलती। The student tests the components and finds that power source is producing an EMF and none of the other components are broken। power source से voltage भी आ रहा है और कुछ खराब भी नहीं है। Suggest the error this student has made while assembling the circuit। क्या मसला क्या हो सकता है? You would have connected the diode the other way around। like इसको ऐसे कह सकते हो कि positive LED connected to negative of battery। कि भाई तुम्हारे डायोड के पॉजिटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़। Now you may say that the diode is wrongly connected। Name and draw the symbol of a single device that can be used to change the current in the circuit।
रेस्ट बिल्कुल लिख सकते हैं। ये तो हर तुम लोग कर ही सकते हो, अब सारे क्वेश्चन कर लिए। पेज 15 पे आ जाइए। बेटा वी एक्स वाई और वी वाई जी बेसिकली सम है दोनों वोल्टेजेस का, और वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर है। कह रहा है स्टूडेंट इन्वेस्टिगेट्स द रेजिस्टेंस ऑफ अ डायोड यूजिंग द सर्किट शोन इन फिगर 2.1. The student closes the switch, records the voltmeter reading and the ammeter reading, and then opens the switch. Figure 2.1 shows the reading on the voltmeter and ammeter. Voltmeter की रीडिंग कितनी है, क्या लग रहा है? 0.36. 0.36 वोल्टमीटर की रीडिंग 0.84 है भाई। 0.36 एमीटर की रीडिंग, ये है एमीटर रीडिंग, और वोल्टमीटर रीडिंग 0.84 है। 0.5 है ना, तो 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 दो के बीच 0.8। यहां से तुम रेजिस्टेंस निकालने का अमल कर सकते हो, नीचे इक्वेशन दे रखी है उसने, R equals V upon I, 2.3 ohms। ये आ रहा था 2.33333 करके। अब क्योंकि तुम्हारा डेटा 3 2SF में चल रहा है, तो मैं रेजिस्टेंस 2SM में लिख दी हूँ, तो 2.3333 उसके बाद कहता है कि the student connects a 3 ohm resistor in series with a 10 ohm resistor between the terminals X and Y and repeats the procedure. और फिर एक 7 ohm कॉर्ड लगाता है and then again repeats the procedure. टेबल 2 इनकम्प्लीट है, कह रहा कंप्लीट करो। तो V और I से R निकालना है एक और, अब निकाल सकते हैं। R इक्वल्स V अपॉन I करें, 0.83 अपॉन 0.27, 3.1 आ गया। ये वैसे 3.05 था, मैंने राउंड ऑफ मारा इसको। और अब I चाहिए, तो V इक्वल्स I, R में I अगर चाहिए होता है तो V अपॉन R से निकाल दें। वोल्टेज 0.81 था और रेजिस्टेंस 4.5 ओम, ये आएगा 0.18। अब वो तुमसे मांग रहा है क्या चीज? As the resistance between terminals X and Y is increased, resistance को जब हमने बढ़ाया, the current in the circuit changed. Use your results in 2.1 to state the relationship between current and voltage across the diode. डायोड के क्रॉस आने वाला वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है? तो तुम देख सकते हो कि करंट कम हो रहा है, आने वाला वोल्टेज भी कम हो रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं कह देना भाई, सिंपल को वो डिक्रीज ऑफ करंट वोल्टेज अक्रॉस द डायोड आल्सो डिक्रीज। बिल्कुल राइट, इसी तरह से if one decreases so does the other। अब दोनों में प्रोपोर्शन होने के लिए उनके रेशियो को सेम होना जरूरी है।
अगर रेशियो सेम नहीं है तो प्रोपोर्शन कहना गलत है। फिर कह रहा था रेजिस्टेंस ऑफ द डायोड, रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है आपको, ओ सॉरी, रेजिस्टेंस जज करनी है आपको डायोड, करंट से रेजिस्टेंस ऑफ डायोड में क्या फर्क, तो करंट कम हुआ तो डायोड की रेजिस्टेंस बढ़ी 2.3 से 3.1, 3.1 से 4.5, करंट डिक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड बढ़ रही है। अब अगेन वही वाला सवाल पहले जैसा, स्टूडेंट अटेम्प्ट्स टू सेट अप द सर्किट इन फिगर 2.1, स्टूडेंट फाइंड्स दैट एमीटर इज नॉट, does not give a reading when the circuit is complete and ammeter is not broken. So ये why the student may have done incorrectly while setting up the circuit. क्या गलत है? What could he have done? Diode उल्टा लगा, he would have connected the positive of diode with the negative of battery. Or should I say, he would have connected the diode in reverse. जी बड़ा लगा हुआ सही है, उसमें सेम डायरेक्शन में लगा हुआ है, वो तो कंडक्शन करेगा, लेकिन वो कह रहा है कि स्टूडेंट सेटअप करता है खुद दोबारा से, लेकिन अब देखता है कि वो नहीं चल रहा। ओवर सिंगल कंपोनेंट जिसको कंट्रोल करने के लिए करंट को आप यूज कर सकते हैं, रियोस्टेट, और उसका सिंबल आपने देखा। एमीटर के एंड्स को गलत लगाने से अहमद मसला नहीं आता, रीडिंग में तब भी मिल जाएगी एमीटर, नीडल डिफ्लेक्ट जरूर होगी बेटा हमेशा। इस बार अगर पैरेलल में एमीटर लग जाए तो करंट सारा एमीटर से ही जाता है, क्योंकि वो कर देता है सर्किट को शॉर्ट, और एमीटर की रेजिस्टेंस नहीं होती, तो जब करंट को जाना पड़ता है ऑप्शन मिलता है रेजिस्टर में से और एमीटर में से, पैरेलल में सारा एमीटर से होता है, रेजिस्टर लैम्प में से ना होने के बाद। जैसे अच्छा, अब आ जाए इसको। Two students perform an investigation into how the strength of electromagnet depends on the number of coils of rheostat को वेरिएबल रेजिस्टर लिख सकते नहीं बेटा, अब्दुल कनेक्टिंग पैरेलल वोल्टमीटर एमीटर के लिए बना सकते। सजेस्ट द नेम ऑफ द सुटेबल इंस्ट्रूमेंट ऑफ द आयरन कोर, आयरन आयरन कोर ही मुझे निकला मेरे वीडियो में। Outline one way of using the apparatus to estimate the strength of electromagnet. क्या चीज नहीं, वो कह रहा है वन वे, ये जो मेथड एक्सपेरिमेंट हो रहा है, मुझे बताओ कैसे पता चलेगा उसको कि किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। भाई काउंट द नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स लिफ्टेड अप बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेट, the one that lifts up more is a stronger magnet. मेरे बच्चे उसने using the apparatus to estimate the strength of electromagnet, जो गिवन है उसका इस्तेमाल करके मैग्नेट की स्ट्रेंथ कैसे निकालो, हमने चेंज थोड़ी करना कुछ। बिल्कुल बेटा, the one which picks more clip is stronger one. Iron soft magnetic material easily magnetized हो जाता है और easily demagnetized भी हो जाता है, इसलिए आयरन यूज करते हैं। नंबर ऑफ कॉइल्स अभी नहीं, नंबर ऑफ कॉइल्स से स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है, आगे वाला काम। सी को देखो, माय क्लास हो जाएगी बेफिक्र हो। The students have different plans. Student A uses the same long piece of wire for the coils every time and increases the number of coils by winding more of the wire around.
वो वायर पूरा लंबा सा यूज करता है, वाइंडिंग चेंज करता है, कभी 2 टर्न दे दिए, कभी उसी वायर से 3 टर्न दे दिए, 4 टर्न दे दिए, और बाकी वायर उसने नॉर्मल लूज छोड़ दिया जिससे सर्किट कनेक्ट हुआ। स्टूडेंट बी कट सेवरल वायर्स ऑफ डिफरेंट लेंथ्स and uses a longer piece of wire to increase the number of बी जो है वो वायर को कट करता है अलग अलग पीसेस में और लंबे वायर से ज्यादा ड्रेस बनाता है। किसका प्लान ज्यादा अच्छा? ए। बी वाले स्टूडेंट के प्लान में गड़बड़ हो जाएगी। डिफरेंट लेंथ्स ऑफ वायर की वजह से सर्किट का करंट चेंज है। लेंथ चेंज करने की वजह से सर्किट का करंट चेंज होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है करंट पे और नंबर ऑफ टर्न्स पे। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स का इफेक्ट जानना चाह रहे हैं, आपके लिए जरूरी है कि करंट चेंज ना हो। आप थिन वायर से वो मैं कह लो कि स्मॉल पीस ऑफ वायर से 2 टर्न्स बनाए और लॉन्ग पीस ऑफ वायर से 50 टर्न्स बना दें। वो वायर तो लॉन्ग है, ये भी तो सोचो, उसकी रेजिस्टेंस शॉर्ट वायर से ज्यादा नहीं होगी, करंट कम नहीं हो जाएगा सर्किट में उसकी वजह से। रिजल्ट बायस्ड रहेंगे बेटा। अनबायस्ड रिजल्ट्स के लिए जरूरी है कि आप हमेशा एक ही वायर की लेंथ इस्तेमाल करें ताकि हर एक्सपेरिमेंट में करंट सेम रहे। छोटे बड़े वायर यूज करेंगे, हर एक्सपेरिमेंट में करंट डिफरेंट हो जाए, जिसकी वजह से आपके रिजल्ट्स आपको क्लियरली डिफरेंट। तो स्टूडेंट बी जो है वो गलत है भाई, स्टूडेंट ए अफान और उजैर, हम ए यूज करेंगे क्योंकि ए वाले स्टूडेंट के सर्किट में जो करंट होगा ना वो सेम रहेगा, सिर्फ नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीज होगा। बी वाले के नंबर ऑफ टर्न्स के साथ साथ करंट भी चेंज हो जाएगा। छोटे वायर की रेजिस्टेंस कम होती है बेटा। अब्दुल रहमान, जिस तरह का तुम सवाल बोल रहे हो करंट फ्लक्चुएट तो नहीं करेगा, डिक्रीज योर, तुम लेंथ बढ़ाए जा रहे हो। सेवरल वायर्स का मतलब ये है कि उसने एक लंबे से तार को कई छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ा, छोटा उससे बड़ा से बड़ा इस तरह। डिफॉर्मेशन का करवाया भी था मैंने, तो जनरल में हो गया था। ये लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद लेसन एंड करते हैं हम, ठीक है? मुझे कहता है कि figure 3.1 shows the puzzle box containing a single electrical component connected between the terminals A and B. जैनब इसकी बात बेटा ऑफ करें तो फिर आप आराम से नमाज पढ़ लीजिएगा। जे पार्ट सी के अंदर हमने ये बोला था कि ए वाले स्टूडेंट की बात ठीक है क्योंकि उसके वायर की लेंथ सेम रहेगी, सेकंड का करंट सेम है। यस अर्श, आई नो दैट। लास्ट क्वेश्चन है, हो जाएगा इस। Figure 3.1 shows a puzzle box containing a single electrical component connected between terminals A and B. The box is sealed and the component inside is hidden. Box contains one of the following things: broken wire, connecting lead, diode, and a 20 ohm resistor. You have to find out what is inside the box. And you're provided with a 6-volt battery, a lamp rated 6 volts and 0.3 amperes, and connecting leads. 6 वोल्ट की बैटरी है, 6 वोल्ट पे ही ग्लो करने वाला वो लैम्प में। कह रहे डायग्राम बनाना है। डायग्राम बहुत सिंपल सी है। आप एक पजल बॉक्स को कनेक्ट करेंगे एक बैटरी के साथ, उसके साथ एक लैंप लगा देंगे ताकि करंट जाए और ब्राइटनेस ऑफ द लैंप से आप जज कर सकें कि अंदर क्या हालत है। ब्राइटनेस ऑफ द लैंप से जज कर सकें। बेटा आप लैंप कहीं भी बना सकते हैं, इस बात कोई मसला नहीं है। खैर मुबारक बेटा उधर। आई नो युनाद। कहते हैं डिस्क्राइब द प्रोसीजर टू बी फॉलोड। क्या करोगे चेक करने के लिए?
connect the battery to the box. And then reverse the connection. And here, observe the brightness of the lamp. Can I state what you would expect to observe for each of the possible components in the box? अब अगर broken wire है तो क्या होगा? The lamp will not light up either way. अब कनेक्शन रिवर्स करके भी लगा दो या स्ट्रेट अप लगा दो, नहीं चलेगा. Lamp stays off in both cases. जबकि कनेक्टिंग लीड में लैम्प विल बी एट फुल ब्राइटनेस इन बोथ केसेस. कनेक्शन रिवर्स भी करेंगे तब भी वही ब्राइटनेस होगी. क्या है वो? हाँ, इसलिए हमने कनेक्शन को रिवर्स. Lamp lights up in one of the two cases only. एक बार पे चलेगा, अगली बार नहीं चलेगा, क्योंकि जब तुम रिवर्स करके लगाओगे वो रिवर्स बायस हो जाएगा और करंट का फ्लो रुक देगा, फिर रिवर्स करेगा. 20 ओम रेजिस्टर में जलेगा, लेकिन कहां से? तब भी जलेगा, डिम होगा, दोनों सूरतों में डिम होगा. 20 ओम का रेजिस्टर लगा हुआ है अगर अंदर, तो तुम्हारे लैंप के साथ एक रेजिस्टर सीरीज में नहीं आ गया जो वोल्टेज डिवाइड ही कर देगा. फिर अब यही बोलोगे lamp will be less bright in both cases. ठीक है भैया? यहाँ पे आपका एचबी हुआ कंप्लीट. ईद मुबारक टू एवरीवन भाई. और अब इंशाल्लाह आप लोगों से ईद के बाद मुलाकात. I'll share this PDF. ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़. ऑनलाइन वालों बेटा ईद मुबारक. ये पढ़ा रही है मैंने डीपी, तुम्हारी ईद है जाओ. ये बहुत कोई पुराने ईयर का क्वेश्चन, उम्र याद नहीं है. अल्लाह हाफ़िज़.